अगर आपने ये सारी जो मैंने बातें यहां बताई आपने अपने टेस्ट में अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपके टेस्ट के स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो मिली सेकेंड में आया। अब इन्होंने आंसर जो पूछा था वो माइक्रो सेकेंड में पूछा था। अब मिली से माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करते वक्त इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से कि डिवाइड करें 1000 से, वहां गड़बड़ हो जाए। अगर एक स्टेटमेंट पूरा क्लियरली समझ नहीं आता है तब तक क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं चैनल जो है आपके ट्रस्ट वाला, गेट वाला। बहुत सारे बच्चे अभी टेस्ट लिख रहे होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, फुल लेंथ हो या फिर वीकली टेस्ट हो या कोई भी क्वेश्चन जहां सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों को लग रहा होगा कि सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कट हो रहे हैं। हमें आता है सर, हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें मिस आउट हो रही हैं और उसकी वजह से मार्क्स जो हमारे बहुत ज्यादा आ सकते थे वो बहुत कम है। फ्रस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स, लो फील होना बहुत नॉर्मल सी बात है इसकी वजह से। तो ये कैसे सॉल्व करें, आप लोगों को शायद समझ में भी नहीं आएगा कि हम कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला नहीं, हर एक प्रॉब्लम का अलग सॉल्यूशन, बट वो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ एक सेशन में और उनका श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन कि कैसे आप अपनी सिली मिस्टेक्स को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को टेस्ट में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये सारी जो मैंने बातें यहां बताई आपने अपने टेस्ट में अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपके टेस्ट के स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल मिस्टेक के बारे में। स्मॉल मिस्टेक का मतलब क्या है? देखो, बहुत रेगुलर, एकदम बहुत छोटी छोटी जगह पे मिस्टेक हो जाती हैं जो एक्चुअल में कही जाती है कि ये सिली मिस्टेक्स हैं। जैसे कि 2 इंटू 3 9 कर दिया, 3 की पावर 2 6 लिख दिया, 2 प्लस 3 6 लिख दिया, 2 प्लस 2 5 लिख दिया। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने में, मान लो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन 645 349, इनको कैलकुलेशन करने में यहां पे एक कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी मैन्युअल करने के चक्कर में, राइट? तो ये ऐसी मिस्टेक्स जो हैं, स्मॉल मिस्टेक्स, जो कि एक्चुअल में स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं, इनको आप आसानी से ओवरकम कर सकते हो बस एक सिंपल सी चीज से, वो है रिव्यू। आप लोग एग्री करोगे, हाँ सर होता तो है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है बहुत बार, मेरे से भी होती है। तो मैं क्या करता हूं ना, कंफर्म करता हूं हर एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने के बाद उसको पूरा रिव्यू करता हूं। मैंने कैलकुलेशंस जो किए हैं मैं कैलकुलेटर से एक बार करके देख लेता हूं, हो सकता है कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, तुरंत रिव्यू करते हैं। हार्डली 15 से 20 सेकेंड्स, मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड लगते हैं किसी एक क्वेश्चन को रिव्यू करने में, बट ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो 30 सेकेंड ने आपके 2 मार्क कटने से बचा लिए। अगर ये क्वेश्चन एक अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होता तो 2 मार्क जो हमें मिल रहे थे वो तो गए ही गए, ऊपर से हमारे वाले जो मार्क्स हमने किसी क्वेश्चन से लेके और हमने स्कोर किए थे उसमें से भी 0.66 लेके चले जाते हैं। ये बड़े प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास कैलकुलेशन मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी है किसी क्वेश्चन में, आदत डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व करने के तुरंत बाद हमें करना है उसको रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब है? हमने क्या किया, अच्छा ये किया, फिर ये किया, ओके ये किया, इसमें कैलकुलेशन एक बार फिर से करके देखो तो ये ओके डन है। यूजुअली ऐसा बच्चा ना 2 बार करता है ये रिव्यू का काम। एक तो इमीडिएट कर लेता है कभी कभी, ओके मैं लिख देता हूं यहां पे। एक तो बच्चा इमीडिएट कर लेता है क्वेश्चन के सॉल्व करने के तुरंत बाद, और दूसरा एट द एंड जब पूरा का पूरा टेस्ट हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा टाइम तो बचता ही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा ये रिव्यू करता है। दोनों में से दोनों ठीक है, आपको जब ठीक लगे आप कर लो। कभी कभी कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स तुरंत रिव्यू करने पे नहीं पकड़ में आती क्योंकि आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में था, जो गलती आपने की वही गलती दोबारा कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों को यहां एट द एंड ऑफ द टेस्ट रिव्यू करने में आसानी होती है। इसके लिए आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैक्सिमम बच्चा करता नहीं है। क्या आप लोग कोई भी टेस्ट लिखने के पहले एक कॉपी पेन लेके बैठते हो? एग्री करते हो? यस नो जल्दी बताओ। क्या कॉपी पेन लेके बैठते हो रफ वर्क करने के लिए? हाँ, तो एक क्वेश्चन का रफ वर्क अलग, दूसरे का अलग किया करो।
तुम्हारे वो रफ वर्क जो टेस्ट के टाइम पे हो रहा है वो आपके कॉपी के पिछले पन्ने की तरह नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर की सारी चीजें वहां लिखी है। दोस्त को कुछ बोलना है क्लास में, वो भी वहां लिखा हुआ है। मम्मी ने कुछ याद दिलाने को बोला था, वो भी वहां ही लिखा हुआ है ना। अपने किसी को पसंद करते हैं, उसके भी 2-4 बार नाम लिखे हुए हैं। 3-4 बार साइन करने की प्रैक्टिस भी की गई है क्योंकि बोर हो रहे थे, फोन नहीं चल रहा था। 25 टाइप के कैलकुलेशंस भी किए हैं। सब कुछ लास्ट पेज पे होता है। ये खिचड़ी नहीं बनानी है। जब आप टेस्ट लिखते हो बच्चा, तब टेस्ट लिखते टाइम क्वेश्चन नंबर 6 अगर यहां है तो क्वेश्चन नंबर 6 की कैलकुलेशन पूरी क्लियर, खत्म, इसका गोला खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 का कैलकुलेशन अलग करना है। अरे स्पेस लग जाएगी, लग जाएगी। 20-25 रुपए की कॉपी है ना, मेरे से ले जाना पैसे यार, तुमको चाहिए तो मैं दे दूंगा कॉपी अलग से एक नई खरीद के, डोंट वरी अबाउट इट। 10-20 पेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये कैलकुलेशन की आदत डल गई ना, तो रिव्यू करना आसान हो जाएगा एट दी एंड। और रिव्यू करने से होगा क्या, जो मिस्टेक आपने पहले कर दी थी, हो सकता है कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक कर दी हो कि कंसेप्ट ही गलत लगाया। जैसे कि कंप्यूटर साइंस की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक होता है, वो होता है सीओएम में मैपिंग का। डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। अब पूछा डायरेक्ट मैपिंग का है, तुमने सेट एसोसिएटिव के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्यों? तुम्हारे दिमाग पता नहीं कहां था। होता है, बहुत बार ऐसा होता है। आप एग्री करोगे, हाँ सर पूछा ये था, हमने इस मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। बाद में जब रिव्यू करने बैठे तो पता चला हाँ ये क्या कर दिया मैंने। तो फिर ये रिव्यू बहुत काम आता है। तो आप पेपर जल्दी खत्म करके आखिरी में रिव्यू का टाइम जरूर निकालिएगा। तो ये स्मॉल मिस्टेक जो होती है वो रिव्यू से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। सिंपल सा सॉल्यूशन है रिव्यू। स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी वहां से ओवरकम हो जाएगी। आपको लगेगा सर ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, बेटा करके देखो। तुम एक बार करके देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा, हाँ यार सर ने जो कहा था वो काम किया। मैंने एग्जाम लिखा है एक्चुअल में, 5 से 6 बार गेट एग्जाम लिखा है। जी हाँ, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ये 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 सारी मेरी ऑल इंडिया रैंक है मेरे फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में। उसके बाद गेट एग्जाम मैंने पढ़ाते पढ़ाते भी 2-3 बार लिखा है। ये सारी रैंक है मेरी मेरी और ये मुझे पता है कि क्यों हम हर छोटी से छोटी चीज को कैसे मैंने ऑब्जर्व करके और ओवरकम किया है। ये सब आपके सामने है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ टू सॉल्व मैंने बताया, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे यूनिट और कन्वर्जन की मिस्टेक्स। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो मिली सेकेंड में आया। अब इन्होंने आंसर जो पूछा था वो माइक्रो सेकेंड में पूछा था। अब मिली से माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करते वक्त इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से कि डिवाइड करें 1000 से, वहां गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते, दिमाग नहीं लगा पाते। बहुत बार होता है ऐसा यूनिट कन्वर्जन। ये तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल बताया जो शायद सारी ब्रांचेस के बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि ये टाइम जो है कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए निकाला हुआ टाइम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी दूसरी यूनिट्स आती हैं, आपके सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और दूसरी यूनिट्स आती हैं। तो यूनिट का एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन क्यों? क्योंकि हमारा आंसर एक यूनिट में आया है बट उन्होंने पूछा है दूसरी यूनिट में। तो फिर क्या करें, ये कन्वर्जन के लिए क्या किया जाए? इसके लिए ना मेरे पास में एक बहुत बड़ा रामबाण इलाज है जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनी समझने के लिए लिया था, और ये इलाज मैं आप लोगों तक ट्रांसफर करता हूं, है ना। बैलेंसिंग करने के लिए अगर एक तरफ छोटा किया तो दूसरी तरफ बड़ा कर दो, इधर छोटा किया तो इधर बड़ा कर दो, ऐसा मेरा सोचना है। व्हाट डज इट मीन? मीनिंग ये है कि अगर आप मिली से माइक्रो सेकेंड कन्वर्जन चाहते हो, मिली और माइक्रो में छोटा कौन सा, बस अगर इतना पता है काम बन जाएगा। मिली से माइक्रो कन्वर्जन करोगे, यूनिट को क्या कर दिया, ये थी बड़ी यूनिट, बिगर यूनिट, और ये थी छोटी यूनिट। माइक्रो सेकेंड तो और छोटा हो जाता है ना, कितने का डिफरेंस, 1000 का डिफरेंस। तो आपने मिली से माइक्रो 1000 से छोटा कर दिया यूनिट को। अगर इसको 1000 से छोटा करोगे तो ये जो भी नंबर x था इसको 1000 से बड़ा कर दो। मेरा ऐसा सोचना है कि यूनिट को अगर बड़ी यूनिट थी, नंबर अगर सेकेंड और मिली सेकेंड को कन्वर्ट
कंपैरिजन करो तो सेकंड बड़ी चीज है, मिली सेकंड और छोटा है, सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है ना, और माइक्रो सेकंड तो और छोटा होता है ना। तो अगर इतना समझ में आता है तो काम बन जाएगा। मिली से माइक्रो कन्वर्ट किया, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे गए, 1000 का डिफरेंस आया इधर, तो इधर 1000 का डिफरेंस कैसे मल्टीप्लाई करके कर दो, इधर से डिवाइड करके किया तो इधर से मल्टीप्लाई, इसको बड़े से छोटा तो इधर छोटे से बड़ा, काम खत्म। उल्टा करना है, सेम करना है। जैसे कहीं लिखा हुआ है आंसर आया हमारा नैनो सेकेंड में, ये नैनो सेकेंड जो होता है वो 10⁻⁹ होता है। अब नैनो सेकेंड का आंसर मुझे सेकेंड में कन्वर्ट कराना है। नैनो होता है भैया बहुत छोटा, सेकेंड बहुत बड़ा, 10⁹ का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, अगर x नैनो सेकेंड यहां आया है तो x इंटू 10⁻⁹ लिख देंगे। क्यों लिखा, ये अगर आपने छोटे से बड़ा किया तो इसको बड़े से छोटा करना पड़ेगा। छोटा मतलब 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁹ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको छोटा करना है तो इसको बड़ा कर दो, इसको बड़ा करना है तो इसको छोटा कर दो। यूनिट जैसी करनी है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पे अंतर ले आओ ताकि बैलेंस बना रहे, इसका और इसका वैल्यू का जो एक्चुअल मास आया या एक्चुअल जो आंसर आया था वो बदले ना। ये मेरा तरीका है, तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो यूनिट कन्वर्जन में, आपको ये चीज आसानी से हेल्प करेगी, फिर आप मिस्टेक नहीं करोगे। कहा था ना मैंने, मैं बराबर से रामबाण इलाज लगाऊंगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये यूनिट कन्वर्जन में ही दिक्कत होती है। फिर है मिस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन, ये तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंजीनियर्स के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े आते हैं। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसमें इतना सारा इंफॉर्मेशन, दिमाग में कैसे रहे सर। हम तो कंसेप्ट दिमाग में लेके आए हैं ना, क्वेश्चन की चीज याद रखने थोड़ी बैठे हैं। यहाँ एग्जाम लिखते लिखते तुम क्वेश्चन रटोगे थोड़ी, फिर क्या करें। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते 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 क्वेश्चन पढ़ते थक गया मैं तो सर। है ना, होता है ऐसा, होता है ना, एग्री करते हो ना आप इस बात को, एग्री करते हो ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, रीड करते करते बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है जो मिस हो जाती है। अब क्या करें इसका, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों, देखो बताता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा टॉपिक से आप क्या करने लगते हो, मैप करने लगते हो कि क्या क्या आपको आता है, उससे आप इंफॉर्मेशन को तुरंत जोड़ने लगते हो, तो आपका दिमाग चलने लग गया तुरंत। अब ये इंफॉर्मेशन याद तो है नहीं, रिकॉर्ड तो हुई नहीं दिमाग में, मेमोरी में जाके, मेमोरी तो और ही बड़ी बर्बाद है। फिर जैसे ही आपने सॉल्यूशन शुरू किया, जैसे ही सॉल्यूशन शुरू किया तो आपका दिमाग अब सॉल्यूशन की तरफ दौड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसकी तरफ दौड़ेगा। तो उस केस में कंसंट्रेशन इस बात पे नहीं रहता कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब ऐसी मिस्टेक हो गई, होती है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं, एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर चीज की साइज दे रखी है 2। बाय डिफॉल्ट हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उसकी साइज हमेशा रहती है 1, पर इस क्वेश्चन के लिए उसकी वैल्यू 2 दे रखी है। अब होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप आगे बढ़े, आपको तो हमेशा की आदत क्या है, इसकी साइज 1 होगी, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर भी आ गया, आप खुश हो गए, आंसर मिल गया। अब एनईटी टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये कि पता ही नहीं चलता है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में पता भी नहीं चलेगा कि जो हमने सॉल्व किया वो सही था कि नहीं था। हमको तो बड़ी है खुशी, क्योंकि कंसेप्ट बराबर बराबर लगा दिया, हमको कंसेप्ट भी आता, प्रैक्टिस भी की हुई थी, सब हो गया। पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, क्या, कि जो चीज का साइज 2 दे रखा था उसके हिसाब से निकालना था, आपने साइज 1 लेके और उसका आंसर निकाल दिया। अब ये पता कैसे चलेगा, अब जब आप क्वेश्चन को रिव्यू करने जाओगे ना, वहां भी नहीं पकड़ में आता है, बहुत बार ऐसा होता है नहीं पकड़ में आता है। तो इसका सबसे साधारण सा सॉल्यूशन है, बचपन पे जाओ और जो बचपन में करते थे ना वो करो। मैं भी करता था, हर एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, मैं आज भी ऐसे ही करता हूं, अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो कभी तो मैं बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले गिवन चीज लिख लेता हूं। अब मेरे लिखने का तरीका एक्सप्लेनेशन के टाइम अलग हो सकता है, पर जब मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व करता हूं ना, हर चीज के शॉर्ट फॉर्म्स और कम कम शब्दों में उनको लिख लेता हूं। जैसे कि गिवन है समथिंग समथिंग का साइज 2, ये वाली चीज ये वाली चीज ये वाली चीज ये,
जब क्वेश्चन की हर एक पॉइंट मेरे सामने यहां लिखा होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे मैं डायरेक्टली यहां देखूंगा, स्क्रीन पे नहीं देखूंगा कि ये चीज का साइज क्या दे रखा था। क्योंकि दो प्रॉब्लम है उसकी, एक मिस हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन में ना इतनी सारी वैल्यूज दे रखी होती हैं, इतने बड़े क्वेश्चन में एक वैल्यू यहां लिखी है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, आप किसको क्या समझ लो कभी पता नहीं चलेगा। जैसे कि आपके पास दो अलग अलग मेमोरीज की साइज दे रखी है कंप्यूटर सिस्टम की, एक मेमोरी का साइज यहां लिखा है, एक मेमोरी का साइज यहां लिखा है। आपने फर्स्ट वाली मेमोरी का साइज यूज करना था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपने ये वाली यूज कर ली। क्यों? क्यों कर ली ऐसी? क्योंकि आपको सीधे सीधे सिर्फ वैल्यूज पे नजर जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और वैल्यूज पे नजर गई, आपने एक वैल्यू निकाली, आपकी नजर टिक गई, बस वही वैल्यू आपने मान ली और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दैट इज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन विच हैपेंस। बहुत बार होता है ऐसा, आप एग्री भी करोगे, हाँ सर होता है। तो बेटा जी, ऐसा करने के लिए आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, सिंपल सा गिवन लिख लो, ताकि जब सॉल्व करते टाइम आप देखो तो क्या वैल्यू क्या दे रखी है, आप यहां से आसानी से देख पाओ। और जब सॉल्व करने के बाद इनको देखो कि हमने इन्हीं को यूज किया है ना सेम तरीके से रिव्यू करते वक्त, तो आपको आसानी से रिव्यू भी हो जाएगा, और जो मिस्ड इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन की वो भी आपकी आसानी से आपके सामने नजर आ जाएगी, क्योंकि आप कोई इंफॉर्मेशन मिस ही नहीं करोगे। नेक्स्ट है मिस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंसेप्ट। आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते कंसेप्ट की एक छोटा सा पॉइंट भूल गए, और उसकी वजह से हो गई एक छोटी सी मिस्टेक, और उसकी वजह से क्वेश्चन हो गया गलत। ये बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, प्रैक्टिस करते वक्त भी होती है। मैं क्लासरूम में क्वेश्चन देता हूं तब भी बोलते हैं अरे सर वो पार्ट मिस हो गया इसलिए आंसर ऐसा आया। क्लासरूम में तो चल जाता है क्योंकि कोई जज नहीं कर रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में नहीं चलता है, दुख होता है, दर्द होती है, पीड़ा होती है। क्यों? पता था यार मिस हो गया, छोटा सा कंसेप्ट लगाना भूल गए और उसकी वजह से मार्क्स दो कट हो गए, बाकी सबसे पीछे आ गया मैं। बहुत दुख होता है। क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है, पर कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगाना भूल गए। इसको आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही इंप्रूव कर सकते हो। जितने वैरायटी के क्वेश्चंस, जितने अलग अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो कर लो, उससे आपको ऑटोमेटिकली याद रहने लगेगा कि कौन से कंसेप्ट को कैसे यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपके साथ बहुत होगा और मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसा है कि कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन आप मिस कर रहे हो, याद नहीं रह रही हैं, तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहो। आपको कंसेप्ट याद करके और उसको प्रैक्टिस करके ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आपने नया क्या बताया? नया ये बताया कि आपको पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी मेरे साथ है। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगी आपको कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक करना। दो रीजन है इसके। एक होती है जल्दबाजी, और दूसरी होती है आपका कि हमको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया। जल्दबाजी मतलब अगर आप क्वेश्चन रीड करने में हरी करते हैं, रश करते हैं, तो उस केस में आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है या जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनका कंटेक्स्ट समझ नहीं आएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी गेट टीचर हो जिसने गेट पढ़ाया या लिखा, या पढ़ाया प्लस लिखा दोनों है, वो आपको हर बार एक ही हिदायत देगा, एक ही एडवाइस देगा, और वो ये है, अब जिसने गेट लिखा है वो तो बोलेगा ही बोलेगा, जिसको एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कि क्वेश्चन रीड करने में टाइम लो, समझने में टाइम लो। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो एक बार में सॉल्व होगा, पर अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो 25 बार में भी सॉल्व नहीं होगा। फिर आप दिन भर रात भर 25 दिन उसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में लगा दो, आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं। जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच नहीं कर पाओगे। सो 2 बार कम से कम क्वेश्चन को रीड करो, रीड स्लोली आदत डाल दो।
जब तक हर एक स्टेटमेंट पूरा क्लियरली समझ नहीं आता है, तब तक क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। आदत डालना शुरू कर दो प्रैक्टिस से। 4 महीने हैं अभी भी गेट एग्जाम के, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। नहीं होती है तो स्लोली स्लोली बनेगी। एक दो क्वेश्चन जल्दी रीड करोगे, गलती करोगे, फिर ऑटोमेटिकली याद आएगा, नहीं अगला क्वेश्चन अब मैं स्लोली रीड करूंगा। सो रीड स्लोली एंड ट्वाइस। क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बार रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आराम से पढ़ो, समझो पूरा। जिसको रीड करने में इश्यू है, कैन नॉट अंडरस्टैंड हार्ड लैंग्वेज रिटन ओवर देयर। जो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी होती है ना क्वेश्चन में, देखो क्लासरूम में क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं तो बड़ा सिंपल सिंपल शब्दों में पढ़ा देते हैं। फिर जब आप लोग टेस्ट लिखते हो तब भी हम जैसे लोग ही बनाते हैं, तो हर बार उतना टिपिकल वर्ड या टिपिकल लाइंस या टिपिकल जो सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं बनते हैं जितना टेक्निकल स्टेटमेंट्स एग्जाम में आते हैं, गेट एग्जाम में। आप देखेंगे कि क्वेश्चन गेट का उतना ही आसान होता है जो क्लासरूम में कराया जाता है, बस कभी कभी उसके लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है। अब इसको कैसे करें? 2 रीजन है इसको सॉल्व करके, सॉल्यूशन के 2 सॉल्यूशन है इसके। पहला है पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको मैक्सिमम आइडिया मिल जाएगा कि टेक्निकली कैसे कैसे किन किन लाइंस को लिखा जाता है। और दूसरा सॉल्यूशन है रीड बुक्स। सर बाकी टीचर बोलते हैं बुक्स पढ़ो मत, टाइम नहीं है, फिर आप बोल रहे हो बुक पढ़ो। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा पुअर है, जिन्हें पढ़ना नहीं आता या पढ़ के समझना नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है ये। उन बच्चों के लिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यूज तो सॉल्व करोगे, वहां से लैंग्वेज का आपको कहीं ना कहीं आइडिया आता रहेगा, फिर आप बुक्स पढ़ेंगे और बुक्स से कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, ओनली लर्न्ड कंसेप्ट। मतलब कि कोई कंसेप्ट जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो, जिसपे आपको सब कुछ कॉन्फिडेंस है कि ये तो कुछ भी हो बढ़िया ही है। पर ऐसे कोर्सेज जिनमें आपको क्वेश्चन रीडेबिलिटी की दिक्कत आती है, उन्हीं के आप क्या करिए, बुक्स पढ़िए, एक एक 2 2 पेजेस पर डे, बस हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज। अगले 2 महीने तक अगर आपने ऐसा 5 5 10 10 मिनट बुक्स पढ़ना शुरू किया, बुक्स में ना वो वही कंसेप्ट जो आपको बहुत सरल भाषा में सिखाया गया है, वही चीज बुकिश लैंग्वेज में लिखी होगी जो आपको पढ़ पढ़ के समझनी है और मैप करनी है। हाँ सर ने ऐसा ऐसा पढ़ाया, ओके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेक्निकल शब्दों में, वाह क्या बात है, बुक लिखने वाले बड़े शानदार, सर कितना आसानी से समझा रहे हैं, तुमको इतना टफ लिखने का जरूरत था। पर वो होता है, टेक्निकल लैंग्वेजेस आर लाइक दैट। रिसर्चर्स जो हैं वो कम शब्दों में अपने जो भी पूरे इतने बड़े इमोशंस हैं उसे लिखने के लिए वो टेक्निकली ज्यादा टिपिकल या कॉम्प्लेक्स बना देते हैं स्टेटमेंट्स को, होता है, दैट हैपेंस। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सी चीज करेंगे कि आप अपनी बुक पढ़ना शुरू करेंगे, वो कंसेप्ट वो टॉपिक जो आपको आता है। यहां बुक से नॉलेज गेन नहीं करना है, नॉलेज आपके पास है ऑलरेडी, कंसेप्ट आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ बुक रीड करनी है ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लगे कि आप कैसे समझेंगे वो टिपिकल कंसेप्ट को। मैं चाहता हूं रियली कि जो बच्चा इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है वो ये करके देखे, और कहीं ना कहीं 10 15 दिन 1 महीने के बाद में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मुझे बताएं। अगर फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो भी मेरे को रीच आउट करो। टेलीग्राम मेरे पास, मेरा आप लोगों को पता ही होगा, मेरा नाम विश्वदीप है, विश्वदीप सर मेरा टेलीग्राम आईडी है। आप रीच आउट कर सकते हो अपने जो भी आपके ब्रांच के अगर कोई लीड हैं, जो टीचर्स हैं दूसरे, जो भी जिनसे भी आप कनेक्टेड रहते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ये मेरा विश्वदीप सर करके टेलीग्राम आईडी है, ये टीडब्ल्यू के लिए ही है। तो आप इस ग्रुप पे जाके और मेरे को टैग करके और पूछ सकते हो सर अभी अभी ये इशू भी आ गया। और अगर सॉल्व हो गई प्रॉब्लम तो इस वीडियो पे वापस आके और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चे जो बाद में इसे देखेंगे उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। आपका एक छोटा सा कमेंट उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो बाद में इसको देखेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ यार आपके लिए काम किया तो हम भी इसको अप्लाई करके देखते हैं, श्योर शॉट हो जाएंगे वो लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी मिस्टेक इज नॉट सिली मिस्टेक, ये मैं हमेशा अपने हर साल
अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखो, लगता है हमें हर एक मिस्टेक सिली मिस्टेक है, पर है नहीं। बहुत सारी मिस्टेक्स आपसे इसलिए होती हैं क्योंकि आपने कंसेप्चुअली चीजों को सही से समझा नहीं। एक प्रॉब्लम, सही से याद नहीं रखा, रिवीजन नहीं किया। याद नहीं रखोगे, कंसेप्ट भूल जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। बुक में देखोगे, नोट्स देखोगे तो याद आएगा, पर नोट्स दिमाग में छपे होने चाहिए ना। एग्जाम में तो नोट्स नहीं ले जाओगे, राइट। तीसरी चीज वो है प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। कंसेप्ट याद था, पर उसे यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो नहीं पता था, तो फिर उस केस में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हर एक मिस्टेक सिली मिस्टेक नहीं होती, उससे बड़ी होती है। और वो किस तरीके से सॉल्व हो सकती है? अच्छी लर्निंग, सही रिवीजन और बेहतरीन प्रैक्टिस। तो अगर आपको लगता है कि हम बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनमें से काफी सारी मिस्टेक सिली नहीं होंगी। सर आइडेंटिफाई कैसे करें? हर एक क्वेश्चन जो आप टेस्ट में लिखते हो ना, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना, क्या रीजन था? क्या कंसेप्ट भूल गया मैं? अगर कंसेप्ट भूल गया मतलब रिवीजन की कमी है। क्या मुझे कंसेप्ट लगाना नहीं आया? याद तो था कंसेप्ट, कोई पूछता तो मैं बता देता, पर कंसेप्ट को यूटिलाइज कैसे करना है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके वो नहीं आया, मतलब प्रैक्टिस की कमी है। और अगर कंसेप्ट याद है, प्रैक्टिस भी अच्छी कर ली है, फिर भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो हम भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉपर लर्निंग में कमी रह गई है। हर क्वेश्चन हो सकता है ऐसी कैटेगरी में ना आए, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मतलब कहीं ना कहीं सुधार करने की बहुत बड़ी गुंजाइश बहुत जगह पे है। एटलीस्ट रिवीजन प्रैक्टिस से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस से, जिसको बच्चा 2 महीने में तो प्रैक्टिस हो जाती है सर आराम से, 1.5 महीने में तो हम प्रैक्टिस टेस्ट सब लिख देंगे। करके देखो, जब आप करोगे पता चलेगा कि प्रैक्टिस में कमियां हैं, चीजें याद नहीं रह रही हैं, रिवीजन करना पड़ेगा डिटेल में, खूब सारा टाइम लेगा। और उसके लिए फिर टाइम कहां से लाओगे? गेट एग्जाम तो पोस्टपोन होगा नहीं हमारे हिसाब से कि चलो हमारा आज मन नहीं कर रहा है एक दिन पढ़ने का, गेट एग्जाम को एक दिन आगे खिसका देते हैं, ऐसा होगा नहीं ना। एग्जाम तो उसी दिन है, आज नहीं पढ़ने का मन किया, आपने नहीं पढ़ा, तो वो आपका नुकसान है, क्योंकि वो उसको आप वापस ला नहीं पाओगे। तो आज से आगे से कोशिश करो कि टाइम वेस्ट ना करा जाए। तो ये एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी कुछ कुछ दे चुका हूं आप लोगों को। सेम चीज है, साइज कहीं 2 थी, हमने 1 ले ली, उसकी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। ओनली थिंग आई जस्ट वांट फ्रॉम योर एंड इज कि अगर आप लोग मेरी बताई हुई इन छोटी छोटी पॉइंट्स को रियली अप्लाई करते हो, और अगर कहीं वहां से आपको आंसर्स मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं कि हाँ सर हमारी मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, हमने जो छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और उन्हें हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे 2, 5, 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं टेस्ट में, जरूर आइएगा इस वीडियो पे वापस और कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा अगर आप लोग बताएंगे तो। इनफैक्ट मुझे भी आइडिया लगेगा कि ये एक्चुअल में हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर कहीं ना कहीं और भी कमियां होंगी, कुछ और चीजें होंगी जो आपकी इस पर्टिकुलर सेशन में मैं कवर नहीं कर पाया कि सर ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें या वैसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियोस में। उसके लिए भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।